हेलो स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू चेंजेस हुए थे, जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस एंड सोशल चेंजेस। तो आज हम इस सीरीज़ में सोशल चेंजेस की बात करते हैं और इससे पहले के लिए आप जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। तो जो हमारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे, क्योंकि उस समय हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो चली आ रही थी, गलत थी वो कस्टम्स हमारे, तो उनको रिमूव करने के लिए जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके एक लेजिस्लेशन बनवाए इस तरह की, ताकि उनको बैन किया जा सके, जिसमें कि राजा राम मोहन रॉय का नाम बहुत फेमस है, जो कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे उस समय के। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और भी न जाने इतने बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे उस समय। उसमें मेल फीमेल दोनों ही थे, जिन्होंने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया हमारी सोसाइटी से। जैसे कि एक आती है हमारे यहाँ बैंड सती सिस्टम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लेजिस्लेचर के थ्रू जो है कानून बनाकर, लॉ बनाकर जो सती सिस्टम था उसको बैन किया। ये इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा दोष था हमारी, कि अगर सती सिस्टम क्या था कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था किसी भी एज में, तो उसको जिंदा उसके साथ जलाया जाता था। ये था सती सिस्टम। इसको राजा राम मोहन रॉय ने बैन किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ बनाया और जिससे कि सती सिस्टम उस समय बैन हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा, एनकरेज्ड विडो रीमैरिज। दूसरी सबसे बड़ी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई लेडी किसी भी एज में विडो हो जाती थी तो बहुत मिजरेबल कंडीशन हो जाती थी, पूरी फैमिली उसको निगलेक्टेड कर देती थी, उसको किसी भी फंक्शन में या किसी जो अच्छे काम होते हैं जिन्हें शुभ काम कहते हैं उसमें उसको शामिल नहीं किया जाता था। तब इन सब को दूर करने के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाया जिसके थ्रू इनको रोका जा सका। प्रिवेंटेड चाइल्ड मैरिज। उस समय क्या था कि बहुत कम एज में, कोई मैरिज एज फिक्स नहीं थी, बहुत कम एज में जो था बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी। अब चाइल्ड मैरिज का सबसे बड़ा जो है डिमेरिट ये था उस समय कि एक तो उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती थी, क्योंकि कम एज में ही शादी हो गई तो एजुकेशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता, और दूसरा उनकी हेल्थ, दोनों ही चीज़ें इफ़ेक्टिव हो रही थी। उनका चाइल्डहुड, बचपन भी इफ़ेक्टिव हो रहा था उस चीज़ से। तो इसको देखते हुए चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया उस समय के लिए। गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर था उस समय ब्रिटिश टाइम में इंडिया का, तो ब्रिटिशर्स ने उस सिस्टम को इम्प्रूव किया और रेगुलेटेड एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड। उन्होंने गर्ल चाइल्ड के लिए, जो लड़कियां थी उनके लिए एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू किया, रेगुलर किया। ये सब कुछ क्यों हो पाया? क्योंकि एक तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज बैन कर दिया था, ये इसके इफेक्ट थे। दूसरा, विडो रीमैरिज, जो विडो हो जाती थी लेडी, उनकी जो है दोबारा से शादी करना शुरू किया, सती सिस्टम बैन कर दिया। तो ये एक फ़ीमेल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो कि उनको दी गई थी उस समय के लिए ब्रिटिश टाइम में। ये चेंजेस फीमेल की लाइफ में बहुत बड़े थे उस समय को देखते हुए। अब बात करते हैं हम, जब एजुकेशन की बात आई है तो एजुकेशन में ब्रिटिश टाइम में एक पीरियड ऐसा था कि उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट लेवल पर यहाँ एजुकेटेड पर्सन चाहिए थे, जो कि इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज थी उसको अच्छे से पढ़ लिख सके, मीन्स ऑफिशियल वर्क करने के लिए, लाइक अ क्लरिकल वर्क करने के लिए। क्योंकि ऑफिसर्स तो वो ब्रिटेन से ही लेकर आते थे अपने जो हेड थे, लेकिन सभी को तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब उन्होंने यहाँ अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेटअप था, तो उसके लिए जो बहुत सारे ऑफिस थे उनके, एक वेल एजुकेटेड पर्सन की रिक्वायरमेंट थी। उसको देखते हुए यहाँ एजुकेशन के लिए स्कूल सेटअप किए गए, कॉलेजेस सेटअप किए गए। उससे पहले हमारे इंडिया में इस तरह का कोई भी सिस्टमेटिक तरीका नहीं था एजुकेशन के लिए। जो मुस्लिम थे वो मकतब चले जाते थे, मदरसा चले जाते थे, जो हिंदू थे वो पाठशाला चले जाते थे, जो सब्जेक्ट थे वो भी लिमिटेड थे। ऐसा नहीं है कि सारे ही सब्जेक्ट, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं इस समय, एसएसटी पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसमें लिटरेचर पढ़ रहे हैं आप लोग, मैथमेटिक, बहुत सारे सब्जेक्ट और भी ऐसे हैं, तो वो इस समय इतने सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड नहीं थे। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सबसे बड़ा चेंजेस यही किया, एजुकेशन सिस्टम को हमारे इम्प्रूव किया उन्होंने। और दूसरा, गर्ल्स की जो कंडीशन थी, फीमेल कंडीशन थी, उसको इम्प्रूव किया।
अब जब जो वेल एजुकेटेड पर्सन थे इंडिया के, वो एक मिडिल क्लास पर्सन थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे, एक उनका पूरा ग्रुप बन गया था वाइड लेवल पर। अब क्या प्रॉब्लम थी कि आपको पता है कि इंडिया अलग अलग स्टेट में डिवाइड था, हर एक स्टेट की अभी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस थी, वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो एक कम्युनिकेशन नहीं बन पाता था। तो इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम बना उस समय पे। जो वेल एजुकेटेड पर्सन थे वो इंग्लिश में ही बात करते थे, तो उससे क्या हुआ कि एक स्टेट के पर्सन दूसरे स्टेट वालों को अपने व्यूज़ इजीली ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब इसी चीज़ से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब वो लोग आपस में बातचीत करने लगे, एजुकेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए कि वो जो उनकी प्रॉब्लम थी उनको रखने लगे, है ना, अपने व्यूज़ रखने लगे गवर्नमेंट के सामने। बहुत सारी चीज़ें जैसे इसमें आई कि उन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था उसको भी समझने की कोशिश की। वेस्टर्न थिंकर्स थे, उनकी भी बुक्स उन्होंने पढ़ी, उनके आइडियाज़ भी उन्होंने पढ़े, और उसी से निकल कर आया हमारा नेशनल मूवमेंट, जो कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ। अब उसमें क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन। जैसे मैंने बताया, वेस्टर्न एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस समय। वेस्टर्न एजुकेशन में आपकी मोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज थी, क्योंकि उनको इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन चाहिए थे, इंग्लिश बोलने वाले, लिखने वाले, समझने वाले, तो वो एक बहुत बड़ा चेंजेस था। दूसरा, डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई जब उन्होंने अदर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, उनके पॉलिटिकल इशूज़ पढ़े, उनके पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, तो उनको डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ में आया और वो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी फॉर्म लगी उनको। इक्वलिटी, जो हमारी सोसाइटी में उस समय तक नहीं थी, बहुत कम देखने के लिए मिलती थी। एक जो एजुकेटेड पर्सन थे उनमें एक इक्वलिटी की फीलिंग आनी शुरू हो गई। दूसरा, लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स यहाँ लिबर्टी ऑफ व्यूज़, लिबर्टी ऑफ आइडियाज़ से है कि उनके आइडियाज़ जो है लिबरल होने लगे, और इसी से नेशनलहुड, हमारा नेशनहुड स्टार्ट हुआ। नेशनहुड की फीलिंग स्टार्ट हुई उन लोगों के अंदर, और जिसने कि राइट्स ऑफ इंडियन को अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत दी, बोलने के लिए हिम्मत दी, एक उनको सिस्टम दिया जिसके थ्रू वो अपना वर्क इजीली कर सकते थे। गाइस, इसमें अब आता है नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्या सोर्स थे, इसके लिए प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहें।